साथियों वो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए और अपनी तैयारी को साथियों पुख्ता कर लीजिए, बेहतरीन कर लीजिए और अपने इस एग्जाम को साथियों बेहद आसानी के साथ क्रैक कर लीजिए। चलिए तो इस वीडियो में साथियों मैंने आपको बिल्कुल शून्य से उठाया है और शिखर तक साथियों ले चलूंगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा साथियों अरस्तु को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, विज्ञान का जनक तो अरस्तु को ही कहा जाता है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। क्या प्रकाश वर्ष घनत्व मापता है, दूरी मापता है, समय या साथियों प्रकाश की तीव्रता। मैं कहूंगा ये दूरी मापता है, तो दूरी आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई साथियों क्या होती है, बताइए। तो वहां से विभवांतर और वहां से वोल्ट, यानी कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा कैलोरी है, उसके अलावा कहीं ना कहीं जूल भी और बीटीयू भी है, लेकिन फोन जो है ना ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि ध्वनि जो है ना निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, या मृदा के या पानी के या आग से। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा सातु कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, मैं कह सकता हूं साथियों 8 मिनट का समय लगता है ना। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कितने रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, क्योंकि सिस्मोग्राफ की मदद से ही भूकंप की तीव्रता को चेक किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए और बताइए इसका सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, केवलर का आविष्कार जो किया था वो स्टेफनी लुइस केवलक के द्वारा किया गया था। केवलर का आविष्कार स्टेफनी लुइस कोवलेक के द्वारा किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट की अगर बात करते हैं, डायनामाइट का आविष्कार तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों मैं देख पा रहा हूं यहां पर कई सारे लोगों का राइट आंसर आ रहा है। सभी लोग साथियों अगर आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो सभी लोग मिलकर जो भी आपका गलत आंसर है सही आंसर है आप आंसर दीजिए, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि मेंडलीव की जो आवर सारणी है, मेंडलीव की आवर सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो पता क्या कहा जाता है सर, तो इसको आवर्त कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है। तो जेट हवाई जहाजों में तो केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण सातु इसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है, मैं कहूंगा पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण जो होता है वो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना ही पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण है कहीं ना कहीं। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो। कह रहे कि न्यूट्रॉन की खोज सातु किसके द्वारा की गई, मुझे बताइए। चलिए, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है, फटाफट साथियों चेक करके आप लोग यहां पर मुझे बताइए। चलिए, तो न्यूट्रॉन, ये तो बहुत आसान सा सवाल है और सैकड़ों बार मैं भी बता चुका हूं, सैकड़ों बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताइए भाई।
एटम बम की अगर बात करते हैं साथियों तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर इनका नाम है और इन्होंने ही एटम बम का आविष्कार किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप 100% अपने ग्रुप डी के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 से 4 पीडीएफ तैयार की गई है। मेरा मानना है कि अगर ये 3 से 4 पीडीएफ आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो ये पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। अच्छा, आखिर इन पीडीएफ में ऐसा क्या है कि आपका पेपर ये क्रैक कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो 10 मॉडल पेपर बहुत मेहनत के साथ साथियों आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे साथियों, इन 10 मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से एक बार देख लेंगे अपने पेपर से पहले पहले। उसके अलावा साथियों आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ पीवाईक्यू के वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को साथियों यहां पर लिया गया। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि लगभग पूरे 15 से 20 सवाल करंट अफेयर के ही आएंगे। और साइंस की एक आपको पीडीएफ दी जा रही है, साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि समय आपके पास कम है तो वन लाइनर क्वेश्चन को जरूर एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। इन पीडीएफ को पढ़ने में बहुत अधिक समय नहीं बचेगा लगेगा, तो अगर आपके एग्जाम में कुछ समय बाकी है तो इन पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप देखते हैं तो आपका साथों एग्जाम क्रैक हो जाना चाहिए। और इस पीडीएफ को एक छोटी सी कीमत पर रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, बताइए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है उसको साइटोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्जी काय में संग्रहित रहता है, कोशिका द्रव में, प्लाज्मा झिल्ली में, या साथियों केंद्रक में। तो यहां पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो केंद्रक हो जाएगा, यानी कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। आंसर आपका डी है। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की अगर हम बात करते हैं ना साथियों तो ये कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया? तो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। टमाटर की अगर हम बात करें ना तो टमाटर में मैं कह सकता हूं साथियों विटामिन सी पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है। आंसर आपका सी होगा। संतरे में बहुतायत में होता है, यानी कि संतरे में क्या पाया जाता है साथियों, बताइए। तो यहां पर भी विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। उसके बाद देखिए, कह रहे कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है ये होता है साइट्रिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से साथियों? साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है? ग्रुप ए को कहते हैं या ग्रुप ए बी को कहते हैं, है ना? डबल एच ग्रुप को कहते हैं, ए बी ग्रुप को कहते हैं। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, डबल एच ग्रुप को ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई साथियों, बताइए। रक्त समूह प्रणाली की खोज, बताइए भाई। तो ये तो काम साथियों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, यानी कि रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही की गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है? तो आपका यहां पर जवाब साथियों जो होगा वो डॉक्टर कनद दास के साथ जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए कनद दास को नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि अभी हाल फिलहाल में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी? यानी कि 20 साल तक साथियों इन्होंने खेल खेला और उसके बाद संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये स्पेन के थे, सर्जियो बुस्केट्स इनका नाम था, और ये 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल ट्विंकरिंग लैब की घोषणा हुई है? तो आपका जवाब जो जाएगा वो जम्मू कश्मीर के साथ जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के लिए ही 500 नई अटल ट्विंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? मैं कहूंगा 148% बढ़ा है। आंसर आपका बी होगा। किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये तो साथियों अमशी प्रसन्न कुमार के द्वारा जीता गया है कृषि मीडिया पुरस्कार। किसने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है, मुझे बताइए। तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? मैं कह सकता हूं FSSAI, यानी कि FSAI ने ही आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर आपका बी होगा।
आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो नई दिल्ली में ही साथियों आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि शीतल देवी ने विश्व